गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी क्लास जो एक्टिव और पैसिव वॉइस की चल रही है उसी को हम फिर से कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके रूल्स क्या हैं और पैसिव वॉइस बनाने के लिए किस प्रकार के नियमों का हम प्रयोग करते हैं। आइए पहले हम इसके नियमों को समझते हैं और उसके बाद पैसिव वॉइस के जो एग्जांपल्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उनके एग्जांपल्स को भली भांति समझ करके आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इस सेंटेंस को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। वाक्य अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हमारा क्या है, इसका रूल है। क्या है? रूल है। अब हम इस नियम को एक बार पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है और इसकी पैसिव वॉइस इस रूल के अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं। नियम हमारा क्या है कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? विल या शैल। मतलब अगर कर्ता के रूप में आई या वी लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? शैल। और आई और वी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? विल का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं और कर्ता के बाद फिर क्या लगाएंगे? उसके बाद बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बी। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये हमारा फार्मूला है। कुछ ना याद रहे, सिर्फ अगर हमारे पास ये फार्मूला हमारे दिमाग में बना हुआ है तो पैसिव वॉइस एकदम एग्जैक्ट हम सही बनाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अब फार्मूला में देखिए सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा दिया? विल या शैल। उसके बाद बी वर्ब की, देन और उसके बाद अदर। वाक्य हमारा है विल सी डिसीव मी। विल सी डिसीव मी। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हर क्लास में यही बताते कि हमको दो चीजें बहुत आवश्यक है करनी। पहली चीज क्या करना होगा? पहले हमको करना होगा जो हमारा सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस को पहचानना होगा कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है और किस टेंस का है। किस टेंस का है तो किस टेंस का वाक्य लग रहा है? कैसे जान गए? विल या शैल। आपका समय भी ज्यादा बर्बाद ना हो और समझ में भी ज्यादा है, इस वजह से पहले हम इसको लिख करके तब समझाने का प्रयास करते हैं। विल या शैल अगर लिखा है वाक्य में तो समझ लेना कि वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस का। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब ये इंट्रोगेटिव है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से अगर पहले लिखी होगी सहायक क्रिया तो वाक्य हमारा होता है इंट्रोगेटिव। अब एक चीज तो हम पहचान गए कि वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब दूसरे नंबर पर क्या हमको देखना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब इस एक्टिव वॉइस में हम दो चीजें ढूंढते हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सही ढूंढ लिया तो वाक्य हमारा किसी की हिम्मत नहीं कि गलत कर दे। ठीक है ना? अब इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा क्या है? गुड। और दूसरे नंबर पर क्या ढूंढे? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। शाबाश। अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नियम आपके दिमाग में फ्लैश हो जाए, चल जाए। एक्टिव से पैसिव बनाने वाले नियम हमने क्या लिखवाए थे? पहला नियम क्या था? वेरी गुड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बदल देते, इनका स्थान परिवर्तित हो जाता। सब्जेक्ट हमारा सी है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता के रूप में क्या लिख दिया जाए? क्या लिख दिया जाए? मी। जब सब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो मी बदल जाता है काहे में? आई में। तो सबसे पहले हमने लिख दिया क्या? आई। क्या लिखा? आई। बट हमको देखना है फार्मूला। अगर हम आई लिखकर बात करेंगे तो क्या सही होगा? फार्मूला क्या कहता है? कर्ता से पहले क्या लगाना है? नियम भी यही कहता, फार्मूला भी यही कहता। क्या लगाना है? हेल्पिंग। तो अब बताइए, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, विल या शैल। दो में से एक लगाना है तो क्या लगा दें? गुड। क्योंकि नियम है आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग होता तो हमने क्या लगा दिया? शैल।
शैल आई, और उसके बाद क्या लगा दें? बी, शैल आई बी, और बी के बाद वर्ब की। इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? डिसीव। डिसीव में होता है चीट, चीट में होता है क्या? धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। अब डिसीव का कौन सा फॉर्म लगेगा? हर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? शैल आई बी डिसीव्ड, और डिसीव्ड के बाद क्या लगाओगे? बाई। बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सी ऑब्जेक्ट बनेगा। जब सी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो सी काहे में बदल जाता है? हर में। काहे में? बाई हर। बताइए क्लियर हुआ कि कम क्लियर हुआ? हो गया? अभी कम हुआ है। और देखिए अगला वाक्य। अगला वाक्य है, हमने लिखा व्हेन विल यू गिव माई सम। अब इसको समझिए। कहता व्हेन विल यू गिव माई सम। अब पहले वाले वाक्य और दूसरे वाले वाक्य में थोड़ा सा अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? क्या अंतर है पहले और दूसरे वाक्य में? डिफरेंस क्या है? बोलिए। गुड। पहला वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और दूसरा वाक्य हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, शुरू हो क्वेश्चन वर्ड, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज उसी प्रकार पैसिव वॉइस बनाते समय लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख दें? व्हेन। अब व्हेन लिख दिया ना, तो इसको मान के चलो यहां से इसका काम खत्म। वाक्य हेल्पिंग वर्ब पे बराबर आ गए कि नहीं? इक्वल हो गए कि नहीं? तो जो नियम हमने यहाँ पर अप्लाई किया वही नियम हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। क्या क्या ढूंढे? अब इस वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, माई सम ये हमारा है ऑब्जेक्ट और यू हमारा है सब्जेक्ट। अब कर्ता के रूप में क्या लिखा जाएगा? माई सम। लेकिन फार्मूला नियम कहता है कि सब्जेक्ट से पहले हमको क्या लगा देनी है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। तो क्या लगा दे? क्या लगा दे? वेरी गुड। देखो यहाँ पर आई है तो हमने लगा दिया क्या? शैल। और यहाँ पर आई नहीं है, क्या बन रहा? माई सम बन रहा। तो क्या लग जाएगा? व्हेन विल, उसके बाद माई सम, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम कौन सा है? गिव। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, और उसके बाद बाई। बाई के बाद यू, चूंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो भी यू का यू ही होता है। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? आया। एक और देख लिया जाए वाक्य, एक वाक्य इसका और हो जाए। अगला वाक्य है हु विल सॉल्व Who will solve this problem? वाक्य हमारा क्या है? Who will solve this problem? जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखना कि अब इस नियम में और इस नियम में थोड़ा सा फिर कंट्राडिक्टी है। तीनों एक दूसरे के अपवाद है ये दोनों वाक्य। यहां पर भी वाक्य कहां से शुरू हुआ था? तो ये भी हु क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड ही तो है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? तो देखिए किस प्रकार बनेगा, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। अगर वाक्य में हु लिखा हो सबसे पहले, क्या लिखा हो सबसे पहले? हु। क्या? हु। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु को बदल देते हैं काहे में? तो हमने बदल दिया बाई हु। काहे बदल दिया?
उसके बाद फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। इस वक्त में क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट कहां पर मिलता है? कहां पर? वर्ब के तुरंत। इस वक्त में वर्ब क्या है? काम कौन सा है? साल। और इसके तुरंत बाद क्या लिखा है? दिस। तो अब कर्ता के रूप में क्या लिख दें? क्या लिख दें? लेकिन कर्ता से पहले क्या लगा दिया जाए? विल। तो बाय whom विल, उसके बाद सब्जेक्ट दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद बी, और बी के बाद वर्ब की फॉर्म क्या लग जाएगी? सॉल्व्ड। तो हमारा बन गया वाक्य बाय whom विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। क्लियर हुआ ये तरीका? अब एक तरीके से और हम बना सकते हैं इसकी पैसिव वॉइस। दूसरा तरीका देखिए, ये मान के चलिए हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? और ऑब्जेक्ट हमने क्या ढूंढा है? दिस प्रॉब्लम। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता के रूप में क्या लिख दें? क्या लिख दें? लेकिन इस कर्ता के रूप में जब इसको लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले हमको लगानी है क्या? हेल्पिंग। क्या लगा दें? वेल। अब ये मत सोचना कि हु हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको यहाँ पर सबसे पहले लिख दें। हमने बताया ना इस नियम में और इस नियम में थोड़ा सा कंट्राडिक्टी है, असमानता है। तो हु को हम सबसे पहले नहीं लिखेंगे, हम सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं दिस प्रॉब्लम। सब्जेक्ट के रूप में जब दिस प्रॉब्लम लिखा जाए तो उसके पहले क्या लगा देंगे? विल या शैल। तो क्या लगा दें? विल। हमने लिखा विल दिस प्रॉब्लम, उसके बाद बी, और फार्मूले पर बी के बाद वर्ब की क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड। और सॉल्व के बाद बाई, और बाई के बाद जब हु यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखा होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो बदलता है हुम में, काहे में? तो हमारा बदल गया हुम। अब आप लोग बताइए क्लियर हुआ या अभी भी कहीं पर कोई गुंजाइश है? बोलिए सभी लोग, आप लोग भी बताइए। अगर अभी भी कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से उसको हमें सूचित करें। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या शीघ्र शीघ्र दूर हो। और आज हमारी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो क्लास चल रही थी वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।